हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजन और आज मैं एक नई प्लेलिस्ट लेके आया हूँ एआई पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल एआई हर प्रोडक्ट के साथ एडवर्टाइज हो रहा है। फोन में, कैमरे में, हर गैजेट में एआई, कार में, बाइक में, मेट्रो में, हर ट्रांसपोर्ट में एआई, ऑनलाइन एआई, ऑफलाइन एआई। सो इतना तो पता चल गया है कि एआई में ही फ्यूचर है। तो इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा कि कितना आसान है इस फील्ड में ट्रांजिशन करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एमएल, मशीन लर्निंग, डीएल, डीप लर्निंग वर्स डीएस, डेटा साइंस, ये सारे फील्ड एक जैसे ही हैं। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या लगता है सुन के? साईफाई मूवीज, ट्रांसफॉर्मर, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सब भी है इसमें। तोड़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल ह्यूमन ने बनाया, प्रोग्राम किया, नेचुरल नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब एक कैपेबिलिटी जिसके जिससे मशीन अंडरस्टैंड कर सके, एक एक्शन ले सके, उस एक्शन के पीछे एक वैलिड रीजन हो। मशीन लर्निंग, नाउ एमएल। सो एमएल इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इज ए ब्रॉड प्लेग्राउंड, एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मशीन अपने आप लर्न करती है, हमें उसे हर स्टेप पे प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। अपनी गलतियों को देख के उसी पे वो प्रोग्राम करती है अपने को और अच्छा इंप्रूव करती है। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन तो बहुत सारी मिल जाएगी गूगल पे, मैं थोड़ा लेमैन में समझाता हूँ। सपोज मशीन लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें हम एक इनपुट डालते हैं, आउटपुट आता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास एक डेटा होता है, सैंपल डेटा, जिसमें सैंपल डेटा में इनपुट भी हमें पता होता है, आउटपुट भी हमें पता होता है। तो हम इस मशीन में इनपुट डालते हैं, आउटपुट आता है। फिर जो आउटपुट आया मशीन ने अपने आप जनरेट किया, उस आउटपुट में एक एरर भी होगी। तो अब मशीन अपने आप उस एरर को एक्चुअल जो आउटपुट हमारे पास सैंपल आउटपुट पहले ही था उससे कंपेयर करती है। मशीन देखती है एक्चुअल आउटपुट ये था और जो मैंने आउटपुट प्रिडिक्ट किया वो ये था। दोनों में कंपैरिजन करती है, एक एरर टर्म आता है जो डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस के बेस पे मशीन अपने आप में देखती है कि पैरामीटर्स कौन कौन से मैं चेंज करूं कि मेरा आउटपुट वही आ जाए। तो मशीन लर्निंग में लर्निंग, ट्रेनिंग, प्रिडिक्शन होता है। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि आउटपुट एकदम सही ना आ जाए, एक्यूरेसी परफेक्ट ना आ जाए। उसके बाद डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विच इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डीप लर्निंग हमें वहां जरूरत होती है जहां पे हमारे पास डोमेन नॉलेज बहुत कम हो कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। और डीप लर्निंग में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। न्यूरल नेटवर्क बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन वही जो ह्यूमन ब्रेन में यूज होता है। एक न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के काम आता है ब्रेन में, जो ह्यूमन में यूज होता है न्यूरॉन। बट डीप लर्निंग जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसोर्सेज लेती है, इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। लैपटॉप पे कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए क्लाउड का ही हमें सपोर्ट लेना होता है। और डीप लर्निंग में लर्निंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। डीप लर्निंग में हमारी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाती है। सो नेक्स्ट टर्म इज डेटा साइंस। डेटा साइंस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इन तीनों टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डेटा साइंस, जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, डेटा पे साइंस। तो डेटा पे हम स्टैटिस्टिकल साइंस अप्लाई करते हैं और इसमें कंप्यूटेशन, प्रोग्रामिंग, मैथ्स और डोमेन नॉलेज की यूज करके बारीकी से उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उस पैटर्न को एनालाइज करते हैं। तो डेटा साइंस जो फील्ड था पहले तो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस और आईआईटीएंस के लिए होता था। अब आईटी वाले और हर कोई इसमें कूद रहा है। एआई एकदम से इतना बूम पे क्यों आया सडनली, एकदम कुछ लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा? क्योंकि डेटा बहुत हो गई है। हर रोज, हर मिनट इतनी डेटा जनरेट हो रही है। सपोज इन केस ऑफ फेसबुक, फेसबुक पे रोज इतने पोस्ट, रोज इतने लाइक, रोज इतनी फोटोज, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। सो प्रोडिक्शन करने के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, कॉम्पिटिशनल पावर आज बहुत हो चुकी है हमारे पास। एक टाइम था जब एबेकस था, हमारे पास कॉम्पिटिशनल पावर नहीं थी। आज हमारे पास i3, i5, i7, i9, एक्सट्रीम i9 काफी एंड तक जा चुके हैं। और इंडस्ट्रीज भी आजकल खुल के सपोर्ट कर रही है के लिए, वो भी एनहेंसमेंट चाहती है में। और एल्गोरिदम्स इतनी एडवांस्ड हो गई है स्टैटिस्टिशियंस की हेल्प से। थ्योरी और भी ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है। और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज बहुत है, हर कोई रिसर्च कर सकता है, हर कोई अपनी रिसर्च कर सकता है। तो ये फील्ड के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। तो इस फील्ड में ही क्यों जाना है? क्या है ऐसा फील्ड में, क्यों इतनी बूम पे है ये? तो सबसे पहला, इंटरेस्टिंग। क्यों? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन के काफी इंटरेस्टिंग सा फील आता है। क्रिएटिव है, इनोवेटिव है और एक
सैलरी भी बहुत डिसेंट है स्टार्टिंग एक फ्रेशर के लिए भी। और इस समय कूलेस्ट जॉब ऑफ 20th सेंचुरी, सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 20th सेंचुरी, हॉटेस्ट जॉब ऑफ 20th सेंचुरी, ये तीनों चीज गूगल पे सर्च करना, एक ही जवाब आएगा, डेटा साइंस। और इसके अलावा आजकल स्कूलों में भी पाइथन शुरू हो गई है, स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से एक यही मौका होगा कि हम उस जो आने वाला कंपटीशन है उससे उसके साथ चल सके। और जहां है वहां तो हम है ही, क्यों ना एक ट्राई कर ही लिया जाए। मशीन लर्न कैसे करती है, क्या प्रोसेस क्या होती है, किस टाइप की लर्निंग होती है? सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग, नाम से पता चल रहा है सुपरवाइजर, सुपरवाइज्ड। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे मैंने बताया था कि एक सैंपल, हमारे पास एक डेटा होती है जिसमें हमें इनपुट भी पता होता है, आउटपुट भी पता होता है। तो उस डेटा पे मशीन लर्न करती है, मशीन पैटर्न एनालाइज करती है, उसमें से इनसाइट्स निकालती है, उसमें से पैटर्न पकड़ती है। उस पैटर्न को पकड़ के मशीन अपने आप को लर्न करती है, अपने आप को ट्रेन कर लेती है। उसके बाद जब हम उसमें इनपुट देते हैं, नया इनपुट देते हैं जो कि टेस्ट इनपुट है, जो जिस डेटा का मॉडल को आउटपुट नहीं पता है, हम उसको वो इनपुट देते हैं और मॉडल उसका फिर प्रेडिक्ट करती है आउटपुट। तो एक एग्जांपल है, जैसे पहले की जो अभी अभी तक जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज होती है उसमें क्या होता है, हम एक सिस्टम को डेटा देते हैं प्लस एक प्रोग्राम देते हैं, एक कोड देते हैं, उस कोड से एक आउटपुट जनरेट होता है। ये तो है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। मशीन लर्निंग स्पेशली सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, एक डेटा देते हैं और एक आउटपुट हम उसको पहले से ही दे देते हैं। तो वो मशीन एक पैटर्न जनरेट करती है, पैटर्न एनालाइज करती है, उस पैटर्न के बिहाफ पे उस पैटर्न को पढ़ के एक प्रोग्राम जनरेट करती है। उस प्रोग्राम को फिर हम यूज करते हैं नई डेटा के लिए। जब प्रोडक्शन में आ जाएगा हमारा प्रोग्राम तो उससे वो नया डेटा प्रिडिक्ट करेगा, तो एक नया आउटपुट आएगा। और मशीन लर्निंग में जो एंड रिजल्ट होता है वो एक मॉडल होता है, एक मॉडल मिल जाता है जिसपे हम इनपुट डालेंगे और आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट होती है इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग। नाम से लग रहा है अनसुपरवाइज, मतलब इसमें कोई सुपरवाइजर नहीं होता। दैट मीन्स इसमें हमारे पास कोई सैंपल डेटा नहीं होती, हमें आउटपुट नहीं पता होता, हमारे पास एक जस्ट डेटा होती है, रैंडम डेटा। हमें उसको एनालाइज करके उस पे पैटर्न ढूंढ के हम उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे एक बच्चे को कुछ खिलौने दे दिए तो वो क्या करेगा, खिलौनों को खेलेगा, इधर उधर करेगा। माइट बी वो एक रंग के खिलौने अलग कर दे, बड़े खिलौने अलग कर दे, छोटे अलग कर दे। तो इस तरीके से हम अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या करते हैं, एक क्लस्टर बना देते हैं डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को लेके। कुछ जो सेम सेम है उनको एक क्लस्टर में डाल देंगे, कुछ जो सेम है वो अलग क्लस्टर में डाल देंगे। तो इसी तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। तो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग के लिए यूज होती है। आगे आएगा क्लस्टरिंग। थर्ड लर्निंग इज रिइंफोर्समेंट लर्निंग। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में ये अनसुपरवाइज भी नहीं है, सुपरवाइज भी नहीं है। सो इसमें क्या होता है, हम काम करते हैं, मशीन जो काम करती है रिवार्ड्स और पेनल्टी पे। तो एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसको हमने दूसरे प्लेनेट पे भेज दिया। तो वो क्या करेगा, वहां पे जैसे ही अपना हेलमेट हटाएगा उसे ऑक्सीजन कम लगेगी, वो अपना हेलमेट दोबारा कर लेगा। तो उसने देखा कि एक्शन किया और उसका रिस्पॉन्स क्या आया, उसने उसका अपोजिट एक्शन लिया फिर। तो इसी टाइप से मशीन इसमें काम करती है। मशीन अगर अच्छे चल रही है तो उसको रिवार्ड्स मिलते हैं, अगर मशीन ने गलत आई, एरर आई, तो उस पर पेनल्टी आती है। तो मशीन ये ट्राई करती है कि मुझे रिवार्ड्स ही मिलते रहे। हम उसको इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं कि उसको सही डायरेक्शन में ही जाती है, तो हमें हमेशा अच्छा आउटपुट मिलता है। बट इसमें जो रिसोर्सेज लगते हैं वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं और प्रोसेस थोड़ी एक्सटेंसिव है। अब मशीन लर्निंग से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास आता है यहाँ पे रिग्रेशन। अब ये जो मशीन लर्निंग है ना, ये 1950 से चल रही है। एलन ट्यूरिंग एक बंदा था, उसने स्टार्ट करी थी। तो ये रिग्रेशन भी 1960 से चल रही है। तो बेसिकली रिग्रेशन हमें प्रिडिक्ट करने के काम आती है। और रिग्रेशन काफी टाइप की हो सकती है, रिग्रेशन फॉर सिंगल वेरिएबल, रिग्रेशन फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। तो रिग्रेशन हमने एक स्कूल टाइम में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसी चीज पे काम करता है पूरा रिग्रेशन। y की वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी होती है, x की हमें दी होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी होती है क्लासिफिकेशन। और फर्स्ट एक चीज, रिग्रेशन में जो हमारा इनपुट वेरिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, न्यूमेरिक होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। बचपन में पढ़े होंगे कॉन्टिन्यूस नंबर, जो चले जा रहे हैं, जो रुक नहीं रहे, एक ही सीरीज में कॉन्टिन्यूस है। और दूसरा हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दैट मीन्स हमें क्लासिफाई करना है ट्रू और फॉल्स, यस और नो। तो इसमें हमारा दो टाइप होती है, एनोमली डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन में
फ्रॉड डिटेक्शन, वेदर जो क्रेडिट कार्ड में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो फ्रॉड है या नहीं है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसे व्हीकल डिटेक्शन, कार नंबर प्लेट डिटेक्शन, हेलमेट डिटेक्शन आजकल बहुत यूज हो रही है। पर्सन डिटेक्शन, गन डिटेक्शन। और थर्ड टाइप होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में जैसे बताया था अनसुपरवाइज होती है, और जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन होती है ये नॉर्मली सुपरवाइज लर्निंग होती है। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। इसमें क्लस्टर बनाने होते हैं सेम करेक्टरिस्टिक्स को लेके, जो सेम डेटा पॉइंट्स हैं उन सबको एक साथ रख देते हैं। और फोर्थ इज एनएलपी। एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज दैट मीन्स दैट ह्यूमन कैन स्पीक, जो इंसान बोल सके। और प्रोसेसिंग दैट मीन्स उसको प्रोसेस करना, उसको समझना, उसमें से क्या सेंस निकल रहा है, उसका क्या बोलना क्या चाहता है यूजर। लाइफ साइकिल ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट, पूरी प्रोसेस क्या होती है, जैसे प्रोजेक्ट पूरा एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट करनी होती है। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, बिजनेस प्रॉब्लम, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेटा साइंस प्रॉब्लम में। उसके बाद हम उस बिजनेस को, जिस जहाँ से प्रॉब्लम आई है, जिस कंपनी से जो हमारा क्लाइंट है, उस प्रॉब्लम को, उस बिजनेस को हम समझते हैं। उस बिजनेस का डोमेन क्या है, वो बिजनेस किस फील्ड में डील करता है। उसके बाद हमारे पास जो डेटा आती है हम उसको प्री प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग होती है, उसको क्लीनिंग करना, उसमें से मिसिंग वैल्यूज हटाना, नॉइस हटाना, जो हमें अनवांटेड वेरिएबल्स है जो हमें नहीं चाहिए उसको निकालना वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम उसमें से नए फीचर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फीचर्स हम यहाँ पे बोलते हैं जो डेटा में करेक्टरिस्टिक्स है, जो डेटा बता रही है, डेटा में क्या क्या चीज बता रही है वो, तो उस फीचर्स को हम हटाने की और उस नए फीचर्स उसमें क्रिएट करने की, ये हम सारी उसमें इंजीनियरिंग करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग में लगता है। उसके बाद मॉडल क्रिएट करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे काफ़ी सारी स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स हैं, वो यूज़ करते हैं। हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, हमें क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है, या हमें कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। उसके बाद हम इसमें जब भी मॉडल बनाते हैं, हम एक मॉडल नहीं बनाते, हम कुछ 5, 6, 7, 8 मॉडल लेके चलते हैं आगे, कि हमें जिस मॉडल में बढ़िया एक्यूरेसी मिलती है, हम उस मॉडल को आगे ले जाते हैं। उस मॉडल को आगे फिर डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय क्लाउड में करते हैं, उस क्लाउड में करके उसको फिर हम फ्रंट एंड से जोड़ते हैं, एचटीएमएल से, वेब पेज से। उसके बाद हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जहाँ पे हम इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकें, उसमें लॉग्स आएँ, फिर हम उस लॉग्स को ऑडिट करते हैं कि हमारा मॉडल कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। क्या जैसा हमने बनाया था वैसा ही वो काम कर रहा है? अगर नहीं तो फिर हम मॉडल को दोबारा रीट्रेन करते हैं, नई डेटा डालते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। इस तरीके से हमारा जो एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट होती है। उसके बाद टीम पे जाता है, ऑपरेशन टीम में चला जाता है, अगर हमारा मॉडल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। अब एनएलपी, जैसे कि बताया था उसमें मशीन लर्निंग में एक एनएलपी होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी 1950 से चल रहा है, एलन ट्यूरिंग के टाइम से, फर्स्ट कंप्यूटर के टाइम से। काफ़ी इसमें टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होती रही है। तो इसमें सबसे मेन चीज़, दो कंपोनेंट होते हैं, एनएलयू एंड एनएलजी। तो एनएलयू इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो यहाँ पे कंटेक्स्ट है, जो भी यूजर ने बोला है, लिखा है, उसको समझना, वो सारा पार्ट होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। उसमें सिमेंटिक पड़ता है, मॉर्फोलॉजिकल एनालाइसिस होता है, डिस्कोर्स एनालाइज होता है। उसके बाद जब समझ जाता है, मशीन समझ जाती है, उसके बाद एक नया कंपोनेंट होता है जी, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। उसके बाद उसमें वो एक्शन लेता है कि जो उसने समझा है उस लैंग्वेज पे क्या एक्शन लेना है। उसके बाद इसमें यूज केस कहाँ कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। काफी फेमस है ऑप्टिकल करेक्टर, कुछ भी हैंड राइटिंग में एक करेक्टर दे देंगे, 1 2 3 कैसे भी बना के, तो मशीन पढ़ लेगी, वो बता देगी कि दैट दिस इज 2, दिस इज 3। तो उसमें हम काफी सारी डेटा डालते हैं, हर टाइप में डेटा डालते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि जो सामने जो चीज है वो क्या है, ह्यूमन है, एनिमल है, कार है, बाइक है, हेलमेट पहना है बंदे ने, नहीं पहना। नंबर प्लेट डिटेक्शन बहुत यूज हो रहा है आजकल। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, गूगल में जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है पूरा उस पे एनएलपी लगा हुआ है। गूगल न्यूज़ की क्लासिफिकेशन, गूगल पे जो न्यूज़ आती हैं वो अलग अलग कैटेगराइज हो जाती हैं, उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन, एलेक्सा, सीरी,
गूगल, ओके गूगल और सेंटिमेंट एनालिसिस ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि जैसे ट्विटर पे कोई चीज़ चल रही है, कोई ट्रेंड हो रही है, हैशटैग हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। इलेक्शन पे क्या इस समय लोगों का क्या सेंटिमेंट्स है किसी भी हैशटैग को लेके, तो ये भी सारा एनएलपी से ही होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं इसको। अब डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। तो एक न्यूरॉन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो एक बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, थाउजेंड लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन का क्या काम होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना दूसरे न्यूरॉन पे, फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होते होते ब्रेन तक जाती है। तो कुछ केस होते हैं जहाँ पे हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स काम नहीं कर पाती, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डीप लर्निंग, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डीप लर्निंग में, क्योंकि इसमें लर्निंग होती है, एक्सटेंसिव होती है, रिसोर्सेज भी एक्सटेंसिव यूज होते हैं। और इसमें 3 टाइप होते हैं जनरली। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो ब्रॉड कैटेगरी है वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एएनएन, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क सीएनएन और आरएनएन। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, सिंगल न्यूरॉन्स को यूज किया, मल्टीपल न्यूरॉन्स को यूज किया होता है। जैसे एक न्यूरॉन एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, वो इनपुट देके आउटपुट देता है, बट वो रिलायबल नहीं होता क्योंकि उसमें एरर ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स यूज करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। फिर उसी में हम वेट अपडेट करते रहते हैं, इनपुट में चेंज करते रहते हैं, हाइपर पैरामीटर्स में चेंज करते रहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद होता है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली ये यूज होता है इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग पे, कि जो सामने वाली जो इमेज है वो क्या है, उसमें ह्यूमन है तो उसकी आइज कहाँ पे है, वो यॉर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाथ ऊपर है नीचे है, मतलब सब कुछ प्रिडिक्ट कर लेता है ये मॉडल लगा के सीएनएन। और वीडियो प्रोसेसिंग, उस वीडियो में कितने लोग हैं, कहाँ है, क्या है, पूरा सब कुछ। और तीसरा होता है आरएनएन। आरएनएन के लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है रिसोर्सेज के बिहाफ पे। तो इसमें काफी सारे मॉडल्स होते हैं, एलएसटीएम, ये टाइम सीरीज की जो प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे टाइम के साथ कुछ चीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे काफी यूज होता है। अब हमने मशीन लर्निंग इतना देख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लिया, तो दिमाग में आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग यूज कहाँ होती है, किस डोमेन में यूज होती है, हम इसमें कैसे यूज कर पाएंगे और हम किस फील्ड में जा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर, जैसे अभी कोरोना चला है, तो कोरोना के बारे में काफी देखा होगा, कोविड 19 की इतनी सारी रिसर्च हो रही है, यूएस रिसर्च कर रहा है रिग्रेशन मॉडल लगा के कि इतने मेरे पेशेंट्स हो जाएंगे, इतने बंदों की डेथ हो जाएगी। ऐसी दिल्ली में भी, इंडिया में भी काफी सारे न्यूज पे, वेबसाइट पे चल रहा है कि ये जुलाई तक ठीक हो जाएगा, मई में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम चल रही है, रिग्रेशन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, डेट है, टाइम के साथ चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें सारा रिग्रेशन यूज हो रहा है। और आजकल डॉक्टर्स, फिजिशियंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पेशेंट्स का। क्यों? क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतनी हो गई हैं, दवाइयाँ इतनी हो गई है, सॉल्ट्स के नाम याद कर पाना डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी कंट्रीज़ में ये चल रहा है कि एक डेटा है, जैसे एक पेशेंट आज आया, उसकी एक डेटा बना ली कि पेशेंट को ये सिम्पटम है, ये सिम्पटम्स है, इतने टाइम से सिम्पटम है और इसको ये बीमारी है। तो हमने इसको ये सॉल्ट दिया, ये दवाई दी, उसका इतने टाइम में ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे पास हंड्रेड, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ पेशेंट की डेटा आ जाएगी। तो फिर मशीन लर्निंग के हम उसमें मॉडल यूज करेंगे, मशीन लर्निंग उसका एक पैटर्न एनालाइज करेगी, क्योंकि हम भी जनरली एक पैटर्न ही एनालाइज करते हैं, बट आजकल डेटा इतनी हो गई है, चीजें इतनी हो गई हैं, बढ़ गई हैं कि वो मैनुअली कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग के मॉडल। फिर जब एक मॉडल परफेक्ट मॉडल बन जाएगा, उसको हम टेस्ट डेटा से कंपेयर करेंगे, अगर वो अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है, हमारे पास एक्यूरेसी बढ़िया आ रही है, फिर उस मॉडल को हम प्रोडक्शन में डालेंगे। तो हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा यूज होता है कैंसर डिटेक्शन में, कि कैंसर का जो ट्यूमर है उसका क्या साइज है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, क्या लोकेशन है, उसके पार्टिकल्स क्या है, उसमें कंपोनेंट्स, उसमें अंदर क्या चीज है, किस चीज से वो बन रहा है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बूम में है, तो मशीन लर्निंग इन साइबर सिक्योरिटी बहुत डिमांड में है। तो इसके दो ही मेन एम होते हैं, बहुत सारे हैं, दो मेन एम होते हैं। थ्रेट डिटेक्ट करना, कि अभी जो चल रहा है वो थ्रेट है या नहीं है। दूसरा, अटैक प्रिडिक्ट करना, पहले से ही अटैक प्रिडिक्ट कर लेना। तो यहाँ पे सारा हमारे पास डेटा होती है। अब इसमें अटैक प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले प्रिडिक्शन, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, फिर रिस्पॉन्स, फिर उसकी मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक डेटा होती है, हिस्टोरिक डेटा। तो उसमें हम पैटर्न एनालाइज करते हैं, सिग्नेचर एनालाइज करते हैं कि कैसे चल रहा था, तो ठीक था, जब अटैक आया था लास्ट टाइम तो क्या क्या चीजें चल रही थी, कितने टाइम पहले से उन्होंने स्कैनिंग करी, रिकनेसेंस करा। तो ये सारी चीजें उसमें बॉटनेट डिटेक्ट करते हैं, प्रीवियस अटैक्स देखते हैं।
और जैसे कि अभी चल रहा है, बहुत सारे अटैक पहले भी आए हैं और अभी ज़ूम पे अटैक हुआ था, जिससे ज़ूम पे उनकी एक वल्नरेबिलिटी निकली थी। तो ऐसी इस चीज़ के लिए जैसे-जैसे चीज़ें आ रही हैं, तो हमें मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी साइबर सिक्योरिटी में, कि पहले से ही अटैक प्रेडिक्ट हो जाए, वो सिग्नेचर, वो पैटर्न एक एनालाइज़ करके। और जैसे कि कुछ सिस्टम्स कंपनी में सिस्टम्स होते हैं, एंड्रॉइड्स मोबाइल भी BYOD चल रहे हैं और सिस्टम लैपटॉप वैपटॉप चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, वो कंटीन्यूअसली एक डेटा भेज रहा होता है सिस्टम को, जो वहाँ पे एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है लॉगिंग के लिए। तो वो एक लॉग्स भेजेगा, वो लॉग्स प्रीवियस लॉग से कंपेयर करेगा कि जब सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। अगर उसको कुछ भी लगेगा, तो वहाँ पे वो एक अलर्ट जनरेट कर देगा कि ये सिस्टम, ये जो है, एक्सप्लॉइटेड हो सकता है, एक्सप्लॉइट हो सकता है, इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, रिग्रेशन टेक्निक भी यूज़ करते हैं, कि जैसे जो हमारे पास ट्रैफ़िक आ रहा है, नेटवर्क जो पैकेट है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं? उसके जो टीसीपी है, उसमें पोर्ट नंबर, जो विंडो साइज़ है, जो अंदर ट्रैफ़िक आ रहा है, वो किस टाइप का आ रहा है? और उसको फिर हम नॉर्मल से कंपेयर करते हैं। अगर हमें कुछ अलग दिखता है, तो हम उसको वहाँ पे एक अलर्ट जनरेट कर देते हैं। मशीन एक अलर्ट जनरेट कर देती है। तो रिग्रेशन काफ़ी यूज़ होता है एनोमलीज़ डिटेक्ट करने के लिए, और वेदर कुछ एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट आ रही है, उसमें कुछ अलग टाइप का रिस्पॉन्स है, क्या उसमें कोई एनोमली है? तो यहाँ पे भी अलर्ट जनरेट, क्लासिफिकेशन भी यूज़ होता है, कि जो जैसे भी हमारे पास जितने सारे नेटवर्क अटैक आए हैं, उनको स्कैनिंग में अलग कर दिया, स्पूफिंग में अलग कर दिया, एप्लीकेशन अटैक्स में अलग कर दिया, एसक्यूएल, एक्सएसएस, मालवेयर, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, इन सब की एक कैटेगरी बना दी। उसको फिर बाद में हम एनालाइज़ करते हैं कि ये सारे इस टाइप के अटैक्स थे, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इन अटैक से बचने के लिए। इसमें क्लस्टरिंग भी यूज़ होती है फोरेंसिक एनालाइज़ करने के लिए, जैसे कि क्लासिफिकेशन किया, उसको हम मालवेयर प्रोटेक्शन अब बाद में यूज़ करेंगे, उसमें कैसे यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएँगे, क्या रूल बनाएँगे इन सब अटैक से बचने के लिए। और ये सारा डेटा लीक जो आजकल होती है कंपनीज़ में, इन्फॉर्मेशन लीक जो होती है, उसमें जो डीएलपी यूज़ होता है, उसमें भी काफ़ी सारी मशीन लर्निंग यूज़ की जाती है, कि वो एनएलपी देखता है, उसमें स्पेसिफिक टर्म सर्च करता है, इंग्लिश वर्ड सर्च करता है, कि जिससे वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि हाँ, डेटा लीक हो रही है, और एक अलर्ट जनरेट कर देता है। इसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस में तो काफ़ी टाइम से स्टॉक्स मार्केटिंग का देखते ही हैं, कि हम आने वाले टाइम में ये स्टॉक का प्राइस इतना जाएगा, सारी मशीन लर्निंग की यूज़ होती है। ये टाइम सीरीज़ प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं, कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस कितना जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में, कौन-सा म्यूचुअल फंड कितना जाएगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कि बंदे को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका लोन पास होगा या नहीं होगा, पास होगा तो उसको कितनी लिमिट मिलेगी। ये जो सारी चीज़ें, इसमें मशीन लर्निंग चल रही है। क्रेडिट कार्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस किस बंदे को हम दें। अब इंश्योरेंस हम किस बंदे को दें, उस पे क्या प्रीमियम रखें। अब जो बंदे हमें लग रहा है कि ये क्लेम ले लेगा, तो उसके लिए हम प्रीमियम बढ़ा देंगे। तो ये उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस बंदे के जो फीचर्स है, वो बंदा कैसे यूज़ कर रहा है, क्या एज है, ये हम हिस्टोरिक डेटा से कंपेयर करते हैं। उस हिसाब से हर बंदे के लिए अलग प्रीमियम डिसाइड होता है। लॉजिस्टिक्स के लिए, लॉजिस्टिक में अब चौथा है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, ई-कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है मशीन लर्निंग, कि उनको पता होता है आने वाले टाइम में हमारी सेल कितनी जाएगी, हमें कौन-सा प्रोडक्ट पहले से ही प्री ऑर्डर कर लेना है, अपने पास रखना है। और लॉजिस्टिक्स हर कंपनी में भी होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या करते हैं वो, उनको जैसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अब अगर रॉ मटेरियल उनके पास खत्म हो गया, कुछ स्टॉक रखते हैं, अगर रॉ मटेरियल पहले ही खत्म हो गया, तो हमारी जो मशीन्स हैं वो खाली चलती रहेंगी, तो वहाँ पे काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। तो वहाँ पे वो यही मॉडल लगा के, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सब मॉडल्स लगा के ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि मुझे क्या-क्या पहले से ही प्रोक्योर करना है। और स्पीच एंड टेक्स्ट रिकॉग्निशन, ये सारा एनएलपी में आता है, जैसे कि पहले बताया, कि फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एलेक्सा, सिरी, ओके गूगल, ये सारी चीज़ें एनएलपी में यूज़ होती हैं, इसमें ही आता है स्पीच और टेक्स्ट भी। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में व्हीकल डिटेक्शन, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी स्पीड में आ रही है, उसका क्या नंबर है, ये सारा ऑटोमेटिक होके एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, जो आजकल चल भी रहा है दिल्ली, इंडिया में। और पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, जो लोग रोड पार कर रहे हैं, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रही हैं। हेलमेट डिटेक्शन, इंडिया में भी और काफ़ी सारी बाहर कंट्रीज़ में पहले से यूज़ हो रहा है। जो बाइक पे आ रहा है बंदा, उसने हेलमेट लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है, और जो क्रिकेट में बॉल की स्पीड बॉल जो आती है, उसकी स्पीड क्या है, ये भी सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यहाँ पे भी मशीन लर्निंग की है। रिटेल मार्केट, तो रिटेल मार्केट में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां, सुपर स्टोर हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जैसे वॉलमार्ट है।
बिग बाज़ार है, स्पेंसर है, ये सारे यूज़ करते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस आगे बताऊँगा, मतलब किस प्रोडक्ट को किसके साथ रखना है और कहाँ रखना है। एक सुपर स्टोर में हर जो प्रोडक्ट होता है वो एकदम करेक्टली प्लेस्ड होता है कि जहाँ पे उसकी सेल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी मशीन लर्निंग की यूज़ होती है। फ्रॉड डिटेक्शन, जो ये ट्रांज़ैक्शन है क्रेडिट कार्ड की, ये फ्रॉड है या नहीं है। आईटी में, साइबर सिक्योरिटी में ये स्पैम है या नहीं है, ये मेल स्पैम है या नहीं है, ये अटैक है या नहीं है, ये सारा यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन में ही यूज़ होता है। न्यूज़ में, स्पोर्ट्स में, न्यूज़ में जैसे वेदर दिखाते हैं कि वेदर कल इतना जाएगा, परसों इतना जाएगा, और ये सारा प्रेडिक्ट होता है। न्यूज़ में जो इलेक्शन पोल रिजल्ट होते हैं, एग्जिट पोल जो होते हैं, उसमें जो वो प्रेडिक्ट करते हैं, ये सारा यहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ होती है। स्पोर्ट्स में, आईपीएल में जो प्लेयर्स होते हैं कि कौन सा प्लेयर खरीदना है, कौन सा प्लेयर कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, कौन सा प्लेयर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की, तो उस तरीके से यहाँ पे सारी मशीन लर्निंग लगाई जाती है। उस हिसाब से हर प्लेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है। सोशल मीडिया पे एचआर, एडमिन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, हर जगह मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है अपने ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने के लिए। और ई-कॉमर्स में आजकल यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, इसमें जो रिकमेंडेशंस होती हैं कि आपने ये वीडियो देखी तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो यहाँ पे सारा रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ होते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज़ होती है। फ्लिपकार्ट पे आपने ये लिया तो ये भी लो, नेटफ्लिक्स में ये मूवी देखी है, ये मूवी देखो, ये अच्छी लगेगी। कोरा में, आस्क में, रेडिट में जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी एनएलपी यूज़ होती है। गूगल में जो इमेज सर्च होती है, वहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ होती है। और आजकल जो एंटी क्रिमिनल है, क्राइम डिटेक्शन में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। जैसे बाहर कंट्रीज़ में कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लगी हुई है कि अगर जो पर्सन है उसके हाथ में गन है, तो वहाँ पे एक अलार्म जनरेट हो जाएगा, वो सीधा पुलिस के पास जाएगा। तो काफ़ी सारी, एक वॉशिंगटन में कंपनी भी है प्रेडपोल, उसने ये इस चीज़ पे स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे उसने देखा है कि 22% वाशिंगटन में ये लगाने के ये प्रेडपोल प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वहाँ पे क्राइम में काफ़ी ड्रॉप आया है। और भी काफ़ी सारी कंपनी है, हिकविजन ने अपने कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली है अभी। और शॉट स्पॉटर, क्लाउड वॉक, हर्ट, कंपास, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जहाँ पे क्राइम डिटेक्शन में ये काफ़ी यूज़ हो रहा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। अब उसमें लॉयर, आजकल जो लॉयर भी, इतने लॉज हो गए हैं और इतने चीज़ें हो गई हैं, तो उनके लिए भी रिमेंबर कर पाना बहुत मुश्किल है कि कब कौन सा लॉ लगेगा। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ हो रही हैं बाहर कंट्रीज में, इंडिया में भी प्रोसेस में है। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक डेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है कि ये वाला एक केस वो वकील लड़ा था, उसमें उसके ये था, ये चीज़ें थी, इस ये वाला केस लगा, ये वाला लॉ लगा। तो यहाँ पे सारी हम डेटा यूज़ करके जो नए केस आएँगे उन पे मशीन लर्निंग की हेल्प ले सकते हैं। और कंप्लायंस में भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। अब मशीन लर्निंग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपनी लाइफ़ में लाने के लिए क्या चाहिए क्या हमें? तो सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। मशीन लर्निंग काफ़ी टाइम से चल रही है, तो पहले हम आर यूज़ करते थे, बट जो आर है वो अब ऑब्सोलीट होती जा रही है क्योंकि आर को रिप्लेस कर दिया पाइथन ने पूरे तरीके से। इस समय हर चीज़ के लिए पाइथन यूज़ हो रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन स्क्रिप्टिंग भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो पाइथन इस समय सबसे बढ़िया है पढ़ने के लिए और ईज़ी भी है। सिर्फ 33 कीवर्ड्स है पूरी पाइथन में। और दूसरी चीज़ चाहिए हमें इसमें मैथ्स। मैथ्स में चाहिए हमें स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड और लीनियर अलजेब्रा, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन मल्टी वेरिएबल्स, ए वाई इक्वल टू mx प्लस सी। और आईक्यू, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या चीज़ है, कैसे करनी है, थोड़े आइडियाज, क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशंस चाहिए थोड़ी सी। और डोमेन नॉलेज, डिपेंड करता है किस डोमेन में जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, तो जिस डोमेन में जा रहे हैं वहाँ का थोड़ा मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो उसी डोमेन में आगे काउंट होता है। तो यही चीज़ें चाहिए तो बहुत आसान है। आई विल गाइड यू एवरी स्टेप। और कैसी-कैसी जॉब्स हैं इसमें, मशीन लर्निंग में। तो सबसे पहली जॉब होती है एसोसिएट एनालिस्ट। इसमें क्या होता है, एक फ्रेशर लेवल पे होती है। मेनली प्री प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को क्लीन करना, यहाँ पे ये सब होती है। उसके बाद होता है डेटा एनालिस्ट, उसमें फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, उसके बाद लीड डेटा साइंटिस्ट, फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर, फिर एनालिटिक्स मैनेजर। तो डेटा एनालिस्ट में मॉडल्स बनाते भी हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मेनली डेटा साइंटिस्ट हर कंपनी में डेटा साइंटिस्ट वाले मॉडल बनाते हैं। डेटा एनालिस्ट तक जनरली
कुछ कंपनियों में प्री प्रोसेसिंग का काम करवाते हैं। उसके बाद आगे डेटा साइंटिस्ट में यही सारे काम होते हैं, मॉडल बनाना, मॉडल वैलिडेट करना, मॉडल रिवैल्यूएशन करना, मॉडल डिप्लॉय करना, ये सारे काम। अब स्टार्ट कैसे करना है? कुछ नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ आईटी नहीं चाहिए, बस एक लर्निंग का जज़्बा होना चाहिए कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, सीखनी है। पाइथन भी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है चीज़ें समझने की, उसको ग्रैब करने की, तो यहाँ पे सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। मेनली डेडिकेशन चाहिए कि हाँ, मेरे को ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगता है तो मुझे यहाँ जाना है। बाकी टाइम चाहिए और कंसिस्टेंसी। कर रहे हो तो करते रहो, उससे रुकना नहीं। हर दिन अगर 2 घंटे देने हैं तो हर दिन 2 घंटे देने हैं और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें इतने ज़्यादा आगे निकल जाएँगे। सो ये दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। डाउट्स, क्वेश्चन, सजेशन के लिए कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो जो कोई इनोवेटिव फील्ड में ट्रांजिशन करने की सोच रहा हो, प्लान कर रहा हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।